हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हम क्या समझते हैं इस वर्ड से, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। आप खुद देखो, जिनको नहीं भी पता होगा, माइक्रो यानी बहुत ही छोटा, और ऑर्गेनिज़म्स कोई भी जीवित प्राणी, यानी कि वो जीवित प्राणी जो कि बहुत छोटे हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म की कहाँ पे वो रहते हैं, हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, हम पढ़ेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जो हमारे लिए लाभदायक हैं, हेल्पफुल हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में जो हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल हैं, और कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये खाने को बचा के कैसे रखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कुछ बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आपको यहाँ पे उन बीमारियों के ऊपर टिक करना है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के द्वारा कराई जाती हैं। एक और क्वेश्चन आपको है कि क्या ये डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? क्या ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचा सकते हैं डिजीज़? तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कुछ डिजीज़ेज ऐसी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचती, वो ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं, उन्हें कहते क्या है? ठीक है, ये इनका आप आंसर दे सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, जिनको हम अपनी नाकेड आई, नंगी आँखों से नहीं देख सकते, तो इसीलिए उनको हमको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से देखना पड़ता है। बहुत छोटे होते हैं, हाँ होते वो हर जगह, बट वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको देख नहीं पाते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को माइक्रो ऑर्गेनिज़म लिख दें। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, द ऑर्गेनिज़म्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई एंड नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की शॉर्ट टर्म माइक्रोब्स भी है। ठीक है, अब हर बार इतना लंबा वर्ड तो हमसे लिखा नहीं जाएगा, तो माइक्रोब्स। ठीक है, हमको जो इंस्ट्रूमेंट जो कि हमको देखने के लिए चाहिए वो माइक्रोस्कोप होता है। वी नीड अ माइक्रोस्कोप, हमको एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है देखने के लिए। ए माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज़ टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू सी बाय नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये है माइक्रोस्कोप, जो कि जो चीज़ें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, वो बहुत जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको। ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, द साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। वो स्टडी, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं, या जो दांतों की पढ़ाई होती है उसे डेंटोलॉजी ऐसा कुछ कहते हैं। जो दिल की पढ़ाई होती है, हार्ट की, उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी हड्डियों की होती है उसको शायद हम ऑर्थोपेडी बोलते हैं ना। वैसे ही वो पढ़ाई जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी होती है। ठीक है, और वो साइंटिस्ट जो माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ता है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि जो दांतों के बारे में पढ़ाई करता है वो डेंटिस्ट होता है ना। जो हड्डियों के बारे में पढ़ाई करता है वो ऑर्थोपेडिस्ट होता है। जो दिल के बारे में पढ़ाई करता है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। वैसे ही जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता है वो उसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। हमने इसके अंदर कितने वर्ड पढ़े? पहला वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है, जिसको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। दूसरा वर्ड माइक्रोस्कोप, तीसरा वर्ड माइक्रोबायोलॉजी, और चौथा वर्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स। ठीक है, ये पढ़े हमने। अच्छा, जस्ट फॉर नॉलेज आपको एक और बात बता देता हूँ कि देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की खोज किसने की थी?
वैसे तो इसके बहुत आंसर है, बट सबसे जो ज़्यादा प्रसिद्ध आंसर है वो है, ये हैं दो सबसे प्रसिद्ध। ये दोनों थे, सबसे पहले है रॉबर्ट हॉक और दूसरे हैं एंटोनी वैन ल्यूहॉक, ठीक है। इन दोनों ने की थी जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज। जस्ट फॉर नॉलेज है, आपको एग्ज़ाम में तो ये शायद ही आएगी, नहीं आएगा। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हमने पढ़ तो लिया कि ये बहुत छोटे होते हैं, बट रहते कहाँ पे है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे कि अभी आप अपने मोबाइल पे देखिए, अपने मोबाइल कहीं तो रखा होगा, है ना, टेबल पे रखा है, टेबल पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आपने अपने हाथ के अंदर पकड़ा है, हाथ में भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। आप अपने आसपास देखो, कुर्सी है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डोर है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ज़मीन पानी में भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हवा में भी, इवन जो हम कहते हैं ना हम हवा को देख नहीं सकते, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोर ओवर ये हमारी इन बॉडी के अंदर भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, जो हमारा पेट होता है ना, पेट, उस पेट के अंदर जो हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो एसिड के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो तोड़ देते हैं खाने को, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीक्वेंटली इनहैबिट एनिमल्स एज वेल एज प्लांट बॉडी, सभी के अंदर होते हैं, ये जानवरों में भी होते हैं, इवन तो जानवरों के अंदर तो थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, और प्लांट्स में भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो होते हैं सब माइक्रोब्स ग्रो इन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस, कभी कभार तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही हार्श कंडीशन के होते हैं। आपने क्या पढ़ा, सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा, है ना, या फिर सबसे हॉटेस्ट पॉइंट कौन सा है, लीबिया के अंदर है, दुनिया के सबसे गर्म जहाँ पे टेम्परेचर हुआ था, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अंटार्कटिका जैसी ठंडी जगह पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इवन दो अभी अंटार्कटिका के अंदर तो बर्फ़ है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो बहुत सालों पुराने हैं। हार्श से हार्श कंडीशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स पोलार रीजन के अंदर भी मिल सकते हैं, अंटार्कटिका में, वॉल्केनोज के अंदर भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जगह पे रहते हैं। फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि जिस कंडीशंस में रहा जा सकता है, नहीं रहा जा सकता, हर जगह के अंदर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और क्या है जी, दे आर एबल टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड किस्ट, ठीक है। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसको किस्ट नहीं कहते, इसको सिस्ट कहते हैं, ठीक है, सिस्ट, SIST, यानी कि जो ये वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन SIST सिस्ट होती है, ठीक है। ये अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई, तो इसके ये जो है आउटर लेयर ये किस्ट है, इसीलिए रह पाते हैं, इनकी बड़ी हार्ड सी लेयर होती है इनके ऊपर जो इनको बचा के रखती है, दैट इज़ द किस्ट, ठीक है। दे रिमेन inactive with the kist to survive in unfavorable condition and become active when conditions are favorable for them. जब इनके लिए कंडीशंस असहनीय होती है, वो चुपचाप किस्ट के अंदर बैठे रहते हैं, आप कह सकते हैं वो सोते रहते हैं किस्ट के अंदर, वो कोई मूवमेंट नहीं करते। बट जब कंडीशंस थोड़ी सही हो जाती है, उनके लिए आरामदायक हो जाती है, तो फिर वो कोई मूवमेंट करते हैं। अब हमने पढ़ लिया ये, है ना, देखिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप एंड साइजेस के भी हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरामीशियम कुछ इस ऐसा होता है, ठीक है, और अमीबा कुछ इस टाइप का होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डेफिनेट शेप के होते हैं, या फिर वो अपनी शेप को बदल सकते हैं, ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी शेप को बदल सकते हैं, या फिर वो वेट अ सेकेंड, हाँ, ऐसे कर सकते हैं। वो दुनिया का जो सबसे बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होता है THIOMARGARITA ये एक होता है थायोमार्गेरेटा मैग्निफिसिया, ठीक है, इसको हम थायोमार्गेरेटा नेम्बिमिसेंस भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, यानी कि बड़े से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ राउंड शेप्स होते हैं, या कुछ ऐसे राउंड शेप के होते हैं, किसी की स्पाइरल शेप होती है, कुछ माइक्रो, अच्छा ये याद रखने वाला है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि
जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। सेल क्या होता है बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, हमारी जो बॉडी है, इंसानी बॉडी, जानवर की बॉडी या फिर प्लांट की बॉडी, जो भी कोई जीवित है ना, कोई चीज़ जो जीवित है, लिविंग है ना, उसके अंदर सेल होते हैं। अब जैसे हमारे अंदर तो लाखों करोड़ों सेल्स हैं, है ना, प्लांट के अंदर भी लाखों करोड़ों सेल है, एनिमल्स के अंदर भी कितने सारे सेल्स हैं, बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, उन्हें हम यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि एमीबा एंड पैरामीशियम। ऑन द अदर हैंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। सॉइल कंटेन अ लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिट्टी होती है ना, मिट्टी, अभी आपका क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट वाला चैप्टर था, उसके अंदर सॉइल प्रिपरेशन और इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी वाले पॉइंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मिट्टी के अंदर भी बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं। हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, है ना, मिट्टी के अंदर बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट बताया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बताया गया है, सॉइल लेनी है, मिट्टी लेनी है, आपको बीकर लेना है, एक स्टेरर डंडा सा होता है जिससे हम घुमाते हैं, और माइक्रोस्कोप और एक स्लाइड। चलो अब मैं आपको थोड़ा माइक्रोस्कोप के बारे में बताता हूँ। जो मेरी माइक्रोस्कोप वाली जो बनाना वाली मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने फुल माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बता दिया था, सब कुछ, है ना, बता दिया था ना। एक बार आप वो वाली वीडियो वॉच करके आना, देखो। दिस इज़ अ माइक्रोस्कोप, ओके, माइक्रोस्कोप। अब कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंट सी एक ग्लास का पीस होता है जिसके ऊपर हम वो चीज़ रखते हैं जिसको हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है। अब आपको मैं 3 न्यू वर्ड्स बताऊंगा। वो जो ग्लास का पीस होता है जिसके ऊपर हम वो चीज़ रखते हैं जिसको हमको स्टडी करना होता है, दैट इज़ अ स्लाइड, उसे हम स्लाइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, अभी हमने मिट्टी स्टडी कर रहे हैं ना, या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर हम कोई और चीज़ डाल के स्टडी कर रहे हैं, ऑनियन पील डाल के स्टडी कर रहे हैं, है ना, जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम कहते हैं स्पेसिमिन, स्पेसिमिन कहते हैं उसे। और हम इसके ऊपर ना, जब ये हो जाती है, फिर हम इसके ऊपर एक और स्क्वायर ग्लास की स्ट्रिप रखते हैं। जो ग्लास स्लाइड जो थोड़ी पतली होती है, जो स्लाइड है उससे थोड़ी पतली होती है और वो स्क्वायर शेप की होती है, छोटी होती है, हम वो उसके ऊपर रखते हैं, उसको कहते हैं हम कवर स्लिप, ठीक है। फिर हम उसको फिट करके स्टडी करते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर तो कुछ इसी टाइप का है, मिट्टी लेनी है, स्लाइड प्रिपेयर करनी है आपको और उसको देखना है, ऑब्ज़र्व डालने के बाद आप बस ऑब्ज़र्व करोगे कि कुछ हो नहीं रहा, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। फॉर श्योर मैं ये भी ट्राई करूँगा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर आपकी ये वाली एक्टिविटी कराने को। नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी है मोल्ड को देखने का। मोल्ड एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मैं आपको ये वाली भी करके दिखाऊंगा एक्टिविटी, है ना, क्योंकि ये भी बहुत ईजी, आप खुद देख लेना। इसके अंदर ब्रेड चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, एक डिश चाहिए। अच्छा, ब्रेड, पहले देख लो मोल्ड क्या होता है, MOULD, व्हाट इज़ अ मोल्ड। मोल्ड एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अभी हमने कहा ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है मोल्ड, ठीक है। मोल्ड जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सड़ी हुई चीज़ों पे अक्सर उगता है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ब्रेड लेना है, ये रहा एक ब्रेड, आपने उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर देना है और उसको बाहर एक बर्तन में रख देना है 3-4 दिनों के लिए। आप देखोगे उस ब्रेड के ऊपर कुछ ग्रेइश वाइट, थोड़े हल्के से ब्लू कलर का कुछ तो पैचेस से हो गए हैं यार। तो क्या है ये जो है ना ग्रेइश सबस्टांस, ये फंगस लग गई है, ठीक है, फंगस जिसको हम मोल्ड कहते हैं। अब भाई फंगस और मोल्ड के बीच में क्या फ़र्क है, ये टॉपिक आपको आएगा कि मैं आपको बताऊंगा तब।
यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। हाउएवर मोल्ड भी एक ऐसा है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस ही इतनी पक्की है। अगर हम एक इसी स्थिति के अंदर, इसी परिस्थिति के अंदर जब हम ब्रेड को बाहर छोड़ देंगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि यही कुछ ग्रे वाइट पैचेस आ गए हैं जो कि मोल्ड कॉलोनी, ठीक है। मोल्ड कॉलोनी मतलब कि जब मोल्ड, थोड़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोल्ड एक से ज़्यादा उग जाती है। आपको पता है कि जो ब्रेड के ऊपर के जो मोल्ड होते हैं उसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। याद रखना, एक और बात याद रखना, मॉइस्ट वार्म ब्रेड, ब्रेड के ऊपर पानी डाला, इनिशियली वो ब्रेड अपने आप थोड़ी वार्म हो गई, नमी सी जगह होगी, ठीक है। वो ये सबसे मोल्ड स्पोर से उगने के लिए सबसे अच्छा जगह है मोल्ड के ऊपर उगने के लिए, गर्म जगह, थोड़ा पानी हो, ठीक है। मोल्ड स्पोर्स जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, हवा में होते हैं, किचन में होते हैं, हर जगह होते हैं, बस उनको एक सुटेबल फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रकार जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी हम आपको 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टेज करेंगे। फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, सेकंड इज़ एल्गे, थर्ड इज़ प्रोटोजोआ, फोर्थ इज़ फंगाई एंड फिफ्थ इज़ वायरस। अब देखना, यहाँ पे आप नई नई बातें जानोगे, ठीक है। सबसे पहली बात बैक्टीरिया, आप खुद देखो, हम सभी करते रहते हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, बट आपके हिसाब से ये बैक्टीरिया क्या है? देखिए, 2 टर्म्स आपने सुनी होगी, बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, दोनों में क्या फ़र्क है आपको पता है? बैक्टीरिया एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। बैक्टीरिया जब एक से ज़्यादा है तो हम उसे बैक्टीरिया कहते हैं, जब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं उसे बैक्टीरिया कहते हैं। बट हम एक सिंगल उसको बैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है। देखिए, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि, देखिए आप एक और बात जान लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रहने का 2 स्टाइल है, या फिर वो अपने आप खुद अपनी ज़िंदगी में मस्त रह सकते हैं, खुद अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होकर। दूसरी बात कि वो किसी के अंदर रहकर किसी के सहारे में रह सकते हैं। बैक्टीरियम के बाद, जब हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, हम साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखते रहेंगे। बैक्टीरिया ये एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया है। पहली बात, एक सिंगल सेल्ड होता है, इसमें सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि या फिर इंडिपेंडेंट हो सकता है या फिर नॉन इंडिपेंडेंट हो सकता है, दोनों टाइप का। या फिर अपनी खुद के बल पे भी फ्री लिविंग रह सकता है, या फिर ये किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकता है। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया टुगेदर कम टू फॉर्म एंड लिव इन कॉलोनीज। देखिए, अभी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जब आप कॉलोनी वर्ड देखें, कॉलोनी मतलब कि जब एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ज़्यादा ही अमाउंट में रहने लग जाए, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को उनकी शेप के आधार पर 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले स्पेरिकल कोकस। स्फेरिकल कोकस मतलब कि ये कुछ गोल ये देखिए, दिस इज अ कोकस, ठीक है। ये दूसरे है रॉड शेप्ड बैसिलियम, ये रॉड आकार के बैसिलियम है, फोटो आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट है कॉमा शेप वाइब्रियोज, ये भी रॉड शेप्ड होते हैं, बस इनके पीछे एक लठ सी लगी होती है। एंड स्पाइरल शेप स्पाइरलियम, स्पाइरल शेप्ड यानी कि थोड़े से उलझे से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्गे या फिर एल्गी, प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी वैसी है, ठीक है। एल्गे को हम हरिवाई भी कह देते हैं, ठीक है। पानी के ऊपर एल्गे है। अब मेरी बात सुनिए, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। एल्गे कर रहे हो आप, एल्गे भी प्लूरल है, ठीक है। एल्गे प्लूरल है, उसकी सिंगुलर फॉर्म एल्गा होती है।
एल्गा उसकी सिंगुलर है और एल्गे उसकी प्लूरल है। हम ज़्यादातर सिंगुलर फॉर्म को बहुत कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर कॉलोनीज़ में ही रहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ही रहते हैं। एल्गे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बात याद रखिए। मैं आपको बताऊं, हमने आपने 6th क्लास में पढ़ के हटे हो, नहीं 7th में पढ़ के हटे हो कि एल्गे जो होती है पानी के ऊपर उग जाती है ना, हरिवाई जो हम कहते हैं वही होती है एल्गे बस, बट ये प्लांट जैसी होती हैं। हमने क्या पढ़ा था, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये अपने दम पर है कि फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। एल्गे कैन बी फाउंड इन लेक्स, रिवर, पॉन्ड एंड सीज। जो भी पानी वाली जगह है, नदी, झरना, समुद्र, महासागर, इनके अंदर भी एल्गे होती है। एल्गे जहाँ पानी वहाँ एल्गे, जहाँ एल्गे वहाँ पानी, ठीक है। और क्या है जी, ये जो है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकती हैं, ठीक है। ये इनके अंदर एक सेल भी हो सकता है, इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल भी हो सकता है। अभी हम इनकी एग्जांपल देखेंगे। एल्गे की सीवीड हो गया। एल्गे के अंदर आपको क्या बता रखी है, सबसे पहली है फिकस, दूसरी स्पाइरोगायरा, तीसरी क्लाइमोडोनस। क्लाइमोडोनस को आपको प्रोनाउंस करते करते थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही होगी, तो थोड़ा करते हैं। दिस इज क्लैमाइडोमोनस, 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 ठीक है। स्पाइरोगायरा हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के चैप्टर में पढ़ा था। सीवीड हो गया, ये सभी होते हैं। जो स्पाइरोगायरा और फिकस होते हैं ये कुछ ऐसे कॉमन फाउंड एल्गे होते हैं, बड़े कॉमन हैं। एल्गे हमेशा ग्रीन होते हैं, इसलिए हम उनको हिंदी में हरेवाई भी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। इसके अंदर भी सेम ही ट्विस्ट है। प्रोटोजोआ प्लूअर होता है, उसका सिंगुलर होता है प्रोटोजोवन, ठीक है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये यूनिसेलुलर है, इसके अंदर एक से ज़्यादा सेल पाए जाएंगे, ठीक है। ये जो होते हैं ये कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं और मोस्टली पानी के अंदर एक्वाटिक होते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक हमने क्या पढ़ा था, हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन विच ऑर्गेनिज्म ईट अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये किसी और को खाते हैं, ठीक है। ये किसी और जीव जंतु या फिर जानवर को खाते हैं जिससे इनको एनर्जी मिलती है, यानी कि ये शिकारी स्वभाव के हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम, ओमीबा, ट्राइपेनोसोमा और ये सभी तीनों प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट फंगी, ठीक है। फंगी जो होता है ये क्या प्लूरल है या सिंगुलर है, बताओ। फंगी जो होता है ये प्लूरल है, सेम बात। इसका फिर क्या है, सिंगुलर, इसका सिंगुलर है फंगस, ठीक है। फंगस, फंगाई क्या होते हैं, ये थोड़े थ्रेड लाइक होते हैं। जब आप उगाओगे ना फंगाई ब्रेड के ऊपर तो पता लगेगा आपको, देखोगे जब आप, ये थोड़े थ्रेड लाइक होते हैं। नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ग्रीन नहीं होते, ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ठीक है। इनके अंदर ना ही क्लोरोफिल होता है और ना ही ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। ये यूनिसेलुलर, इनके अंदर एक सेल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सेल भी हो सकता है। ये ना बहुत जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जब हम टाइप्स ऑफ ये पढ़ रहे हैं, ये ना थोड़ी सी माइन्यूट सी बातें हैं, वन लाइनर माल है। इनको अगर आप एक कॉपी पे पॉइंट्स के रूप में लिख लो ना, फिर ये शॉर्ट क्विक रिवीजन आपकी हो जाएगी। ये क्या होते हैं, ये मॉइस्ट और गर्म जगहों पे पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर पाते हैं। तीनों को जाने हम, ठीक है। हमने हेट्रोट्रॉफिक तो ऑलरेडी पढ़ लिया था, है ना। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो किसी और को खाते हैं, है ना। तो पैरासाइटिक
कौन से होते हैं? पैरासाइटिक मतलब कि एक जिनका रिलेशन होता है, जो कि एक रिलेशन में रहते हैं कि भाई तू मुझे ये दो मैं तुझे वो दूंगा, है ना, उस टाइप के रिलेशन में रहते हैं। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं? सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं हमारे? ये जो डिकेइंग सड़ रहा होता है उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक आर न्यूट्रिशन, हाँ ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मशरूम, ईस्ट, ठीक है, ये सभी मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये सभी फंगाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताना है कि ईस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में आमतौर में ईस्ट आपके खाने में भी डलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आगे? अब हमारे वायरस। अब वायरस भी सिंगुलर है या फिर वायरस प्लूरल है? बताओ। वायरस जो है हमारे, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। वायरस लैटिन वर्ड से आया है। ये जो है अपना सिंगुलर ही है, ठीक है, अच्छी बात है, वायरस सिंगुलर है। वायरस का प्लूरल लिखना हो तो हम उसको वायरसेस कह देते हैं, ठीक है। वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, इतना याद रख लो आप। नेक्स्ट बात, ये ग्रो, खुद ही उग सकते हैं और खुद ही रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस हमने क्या पढ़ा, क्या करना होता है कि खुद का ही डुप्लीकेशन करना, ठीक है। जो वायरस होता है वो किसी और बॉडी के अंदर रह सकता है। वायरस जिस बॉडी में रहता है उसको होस्ट कहते हैं, जिस बॉडी के अंदर रहता है और ये अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी भी बना सकता है खुद से, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रह देते हैं, ये खुद ही ग्रो और रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये इट इज़ लाइक अ नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड द होस्ट। ये ना सिर्फ किसी और बॉडी के अंदर ही रह सकते हैं, खुद से नहीं रह सकते, ठीक है। इसीलिए साइंटिस्ट कंसिडर्ड इट टू बी ऑन अ बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कैसे, आपको समझाता हूँ। अच्छा, मान लो ये एक होस्ट की बॉडी है, दिस इज़ अ होस्ट बॉडी, ये अंदर आपके वायरस रह रहा है, अंदर ही रहते रहते लिविंग है, ठीक है। गलती से ये होस्ट के वहाँ चले गया तो ये नॉन लिविंग बन जाएगा। इसीलिए वायरस को एक बॉर्डर लाइन भी कंसीडर किया जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। अभी वायरस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, टोबैकोमोसिका वायरस, बैक्टीरियोफेज एंड सो ऑन। हाँ, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना हमारे पास, मतलब वायरसेस, ये ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ कॉज करते हैं। चलो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताता हूँ। इंटरेस्टिंग टाइप के वायरस के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, है। नाम में ही बैक्टीरियो है, क्या ही करेगा, मेरी बात सुनो। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया और फेज का मतलब खाना। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आपको किसी ने पूछ लिया। नाउ वी हैव मूव टू प्रैक्टिस टाइम। बीच बीच में हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे जितना हमने पढ़ा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन विद हेल्प ऑफ सिस्ट। सिस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्ट के साथ अनफेवरेबल कंडीशंस में रह सकते हैं? बिल्कुल जी, ट्रू। नेक्स्ट, ट्रू। सेकेंड जो है स्पाइरेलियम। स्पाइरेलियम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? दिस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्या किसी और बॉडी में रह सकता है? बिल्कुल जी, क्यों नहीं रह सकता, रह सकता है। नेक्स्ट, एल्गे अपीयर वाइट इन कलर व्हेन सीन इन वाटर। क्या एल्गे पानी के अंदर वाइट कलर की होती है? किसने कह दिया जी नो, ग्रीन कलर की होती है एल्गे। दिस इज फॉल्स। प्रोटोजोआ शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
क्या प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है? हेटेरोट्रॉफिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हेटेरोट्रॉफिक वो होती है जब कोई वो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफिक है वो किसी और ऑर्गेनिज्म को खाता है। ट्रू? ट्रू है जी, बिल्कुल ट्रू है। क्या है कि नेक्स्ट क्या है? फंगी कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या जो फंगी होता है क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल। पर नहीं, फंगी तो वाइट कलर का होता है, नहीं। हमारे क्या बन रही है? फॉल्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल। सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे मित्र समान होते हैं। सबसे पहले फूड और बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टोबैसिलियाए, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपकी दही बनाने में काम होता है। दूध से दही बनाने में आपकी लैक्टोबैसिलस काम आता है। प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपकी प्रोनाउंसिएशन दी हुई है, देख लेना। ऐसा बैक्टीरिया होता है ये जो कि दूध से दही बनाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? एक चम्मच जो पहले से बनाई गई दही होती है वो दूध के अंदर डाली जाती है, गर्म दूध के अंदर, ताकि दही बन सके। जो कि प्री मेड कर्ड होती है उसके अंदर लैक्टोबैसिलियाई बैक्टीरिया होता है। गर्म कंडीशन के अंदर क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव हो जाता है और जो उसके अंदर शुगर होती है उसको खाने लग जाता है। इस प्रोसेस के अंदर जो मिल्क का प्रोटीन होता है वो दही के रूप में बन जाता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलियस हमने पढ़ा यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ जिस अगले बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं वो शायद आपके कईयों के किचन में भी हो, दैट इज़ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ईस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, एक बार आपकी कंफर्ट के लिए बता देता हूँ। ईस्ट को हम हिंदी में खमीर कहते हैं। खमीर होगा आपके कहीं किचन में। ईस्ट जो होता है वो कि वाइन, अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है, एक्टिक एसिड विनेगर बनाने में इस्तेमाल होता है, सिरके को बनाने में भी इस्तेमाल होता है खमीर। फॉर दिस जो यीस्ट होता है उसको नेचुरल शुगर के अंदर ग्रो किया जाता है, ग्रेन्स के अंदर जो होता है, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट एंड सो ऑन। ईस्ट शुगर को खाता है जिससे वो अल्कोहल बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कह देते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, ईस्ट प्लस शुगर गिव अस अल्कोहल, ठीक है। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस जिसके अंदर चीनी को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, फर्मेंटेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लो इसका भी। ये नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट है फर्मेंटेशन का। देखिए क्या फर्मेंट कर रहे हो आप किसी चीज़ को। फर्मेंटेशन यानी कि ईस्ट, खमीर का इस्तेमाल ज़्यादातर केक्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट का फुलावट, किसी चीज़ को फ्लफी सॉफ्ट फुलावट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या चाहिए आपको? एक कटोरा चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, चीनी चाहिए और ईस्ट का पाउडर चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है? थोड़ा गर्म पानी लेना है एक बाउल में, उसके अंदर आपको चीनी और ईस्ट पाउडर डालना है, उसको अच्छे से घोलना है और उसको 10 मिनट के लिए साइड पर रख देना है। 10 मिनट बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आफ्टर 10 मिनट्स यू विल फाइंड फ्रॉथ इन अ बाउल। थोड़ा सा आपको गांठ टाइप दिखेगी। मैं फ्रॉथ को आपको एग्जैक्ट ऐसे एक्सप्लेन करूँ, फ्रॉथ गांठें टाइप होती हैं। इसके क्या दिखाएगा कि आपका ईस्ट एक्टिव हो चुका है और आपको एक स्मेल से भी आएगी। ये स्मेल है अल्कोहल की, ठीक है। जब ईस्ट शुगर से बनता है तो वो अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट इज़ मेकिंग ब्रेड बनाने में ये भी बात आ गई कि जो ईस्ट होता है वो फूड को फर्मेंट भी कर देता है, जैसे कि ब्रेड हो गया, केक हो गए, इन सभी को वो फर्मेंट कर देता है। ईस्ट फूड आइटम्स के अंदर डाला जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज़ करता है। वो रेस्पिरेशन, हाँ ईस्ट रेस्पिरेशन भी करता है, ठीक है, सांस भी लेता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसीलिए बबल्स क्रिएट होते हैं उस डो या फिर उस बैटर के अंदर जब हम बना रहे होते हैं, क्योंकि वो उसको फ्लफ़ी बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली आपको ईस्ट का इफेक्ट है, इसके अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि वो फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है, फ्लफ़ी है ना। नेक्स्ट इडली, डोसा, ढोकला, ठीक है, ये सभी बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, देखिए तो मिक्सचर ऑफ दाल का जो मिक्सचर होता है और राइस का मिक्सचर होता है वो इडली डोसा को बनाने के लिए प्रिपेयर होता है। पहले ये मिक्सचर को एक पेस्ट के अंदर बना लिया जाता है, फिर इसको कुछ घंटों तक साइड के लिए रख जाता है, कुछ घंटों के लिए साइड पे रख दिया। अब साइड पे रख दिया, इससे क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन होता है वो नेचुरली होता है, क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है। ड्यू टू दिस जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा खट्टा हो जाता है और ऊपर लगता है। बट ढोकले के केस के अंदर क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन होता है वो नेचुरली नहीं होता। ढोकले को बनाने के लिए हम उसके अंदर यीस्ट अलग से ऐड करते हैं, इसलिए ढोकला भी आपका सॉफ्ट फ्लफ़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग मेडिसन, दवा दारू बनाने के लिए जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको कुछ एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपको बीमारी कर रहे हैं उसकी ग्रोथ को, उसकी बढ़ावट को कम करने के लिए। कुछ एग्जांपल एंटीबायोटिक की होती है, पेनिसिलिन होगी आपकी, स्टेफ्रोमिसिन हो गई, टेट्रासिलिन हो गई और एथ्रोमिसिलिन होगी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को इवन लाइव स्टॉक्स यानी कि भेड़ बकरे जो हम पालते हैं उनके खाने में भी मिक्स किया जाता है, पोल्ट्री के अंदर, क्योंकि ताकि हमको श्योर हो कि अब उसके अंदर हम एंटीबायोटिक डाल रहे हैं तो उनके खाने के अंदर साथ में जा रहे हैं तो उनके अंदर कोई इन्फेक्शन ना पैदा हो, ठीक है। यही सेम चीज़ प्लांट्स के अंदर भी यूज़ की जाती है एंटीबायोटिक। देखिए ये चीज़, एंटीबायोटिक उन्हीं इन्फेक्शंस को दूर करती है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। ये वायरल जो इन्फेक्शन होती है उनके लिए साबित नहीं होती, इसलिए एंटीबायोटिक्स को हम कॉमन फ्लू के लिए नहीं देते जो कि वायरसेस के द्वारा होती हैं। प्रिपेयरिंग वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वैक्सीन्स का। वैक्सीन पढ़ेंगे, इसके अंदर हम इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पोलियो वायरस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, व्हेन अ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, जब कोई डिजीज़ होती है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है माइक्रोब से फाइट करने के लिए। वैक्सीन्स जो होती हैं वो क्या होती है, ये डेड या फिर वीकन माइक्रोब्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को और एंटीबॉडीज़ को छोड़ने के लिए फोर्स करती हैं। ऐसा करने से जो हमारी बॉडी होती है वो ईज़िली जंग जीत जाती है। कौन सी जंग? जो हमारे ऑलरेडी जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है उससे, क्योंकि वो और धक्का मार रही है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, आपके इम्यूनिटी सेल्स को के लिए, ठीक है। बट इस प्रोसेस के अंदर दे ऑल्सो लर्न एंड रिमेंबर हाउ टू फाइट विद द सेम माइक्रोब इफ दे अटैक इन फ्यूचर। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लड़ता है ना उससे और जीत जाता है तो वो ये चीज़ भी याद रख लेता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कि हाँ अब हम आगे अगर कोई ऐसी ही बीमारी आ जाए तो उससे कैसे फ़ाइट करना है। इस स्टेज के अंदर जो हमारी बॉडी होती है वो इम्यूनिटी को डेवलप करती है बीमारी के अगेंस्ट। इसीलिए वैक्सीन्स को बीमारी को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि बीमारी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बीमारी को थोड़ा परहेज करने के लिए।
यहाँ पे कई टाइप की वैक्सीन्स होती हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, टेटनस, हेपेटाइटिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोलियो। आपको बचपन के अंदर पोलियो की वो होती थी ना, जैसे अगर साइड पे मंदिर वगैरह होता है तो आपके एक तो उंगली पे रखा एक वो मार्क सा होता है, लगाया जाता है, फिर आपको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ना छोटे छोटे बच्चों को, है ना। क्यों? पोलियो के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या है, पोलियो एक पोलियो वायरस नाम का वायरस होता है, वो आ जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, उसके अंदर जो नर्व्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। इससे क्या होता है, इससे जो हमारे मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और पैरालाइज हो जाते हैं। हमारी हड्डियाँ हमारे जो मसल होते हैं वो काम करने बंद कर जाते हैं। 5 साल या फिर 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम को बहुत टाइम से चलाया जा रहा है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पोलियो की दवाई की, ताकि किसी को पोलियो हो ना, है ना। जो बच्चे 5 साल या 5 साल से नीचे होते हैं उनको पोलियो ड्रॉप फ्री दी जाती है, ठीक है। कौन सा वो कैंपेन होता है अमिताभ बच्चन का, वो एक बूंद जीवन की वाला, याद है ना, ठीक है वो। अच्छा, पोलियो के बारे में हमने पढ़ा भी, पर एक और ऐसी थी बीमारी जो कि यूरोप के अंदर फैली थी, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स बड़ी ही गंदी बीमारी थी उस टाइम पे, यूरोप की पूरी दुनिया लड़ रही थी वैसे तो इससे। एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई इसकी, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। उन्होंने नोटिस किया कि द मिल्कमेड्स हु reared cows used to contract cowpox disease, however cows did not contract smallpox. So Edward Jenner took out fluid from cowpox blister to a young boy who was infected with disease. He prepared vaccine against smallpox by this fluid. जो गायें वगैरह होती थी ना, उनको काउपॉक्स नाम की एक बीमारी थी, उसकी वैक्सीन भी दी जाती थी। पर जो काऊ थी उसको बेशक काउपॉक्स हो जाए बट उसको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, ठीक है। तो इसीलिए एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उसने देखा कि गायों को तो हो नहीं रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट उस वक्त हर इंसान को, हर जानवर को हो रहा था, बट गायों को काउपॉक्स से लड़ने के लिए काउपॉक्स वैक्सीन दी जा रही थी, उससे इनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। कैसे? तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, वो ही काउपॉक्स की ली और उसको एक लड़के के अंदर इंजेक्ट कर दिया और उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। फिर उसको और ट्रीट किया गया उस फ्लूइड को, काउपॉक्स को, और उसको स्मॉल पॉक्स का नाम दे दिया गया। इंटरेस्टिंग कहानी है ना इसकी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस वाला भी हमने सिलसिला पढ़ रखा है ना आपने सारा, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो यूटिलाइज नहीं कर पाते नाइट्रोजन गैस को जो एटमॉस्फेयर में होती है डायरेक्टली, इसीलिए राइजोबियम वाला ही यहाँ पे छिड़छिड़ा है, यहाँ पे बस सेम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया एग्रीकल्चर के अंदर होता है। लेग्यूम्स की रूट नोडुल्स होती है, राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कर देता है। ये आपने पहले से पढ़ रखा है ये नाइट्रोजन वाला, तो नाइट्रेट अमोनियम के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। चलो नई चीज़ पढ़ते हैं। बिसाइड्स इट एक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होता है, नॉक्सटॉक्स, एमीजियम एंड साइलेंड्रोपर्स्पम, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। फॉर दिस रीज़न इन माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्टली, इन क्लीनिंग इन्वायरमेंट, ये भी देखते हैं। इसके अंदर आपको डीकम्पोजर्स के बारे में बताया गया है। क्या करते हैं डीकम्पोजर्स? जो जानवर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर सड़ गए होते हैं, जो मर गए होते हैं, उनको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सफाचट कर देते हैं, उनको ये तोड़ देते हैं, उनकी मिट्टी बना देते हैं।
इसलिए वो इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, इसलिए उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, ये पानी के अंदर डिकम्पोज द वेस्ट, ये पानी के अंदर जो वेस्ट होता है उसको भी तोड़ते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस दैट कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन। ये एक नेचुरली ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखता है। नेक्स्टली कुछ और यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एसिटोबैक्टर, ग्लूकोसोटोबैक्टर, और भी कुछ होते हैं जो कि सिरका, विनेगर, एक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनको कॉफ़ी, तंबाकू, टी, इनके लिए भी प्रोड्यूस किया जाता है। बैक्टीरिया आर यूज टू स्प्रेड फाइबर फ्रॉम जूट प्लांट्स। जूट प्लांट्स में जो फाइबर होता है उसको अलग करने के लिए भी यूज़ होता है। प्लांट को पानी के अंदर रख दिया जाता है, इसके अंदर बैक्टीरिया जो पानी के अंदर होता है वो फाइबर को जूट से अलग कर देता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वेट अ सेकेंड, द प्रोसेस इन विच एक्शन ऑफ बैक्टीरिया and moisture on plants help to dissolve or root away the cellular tissue that sticking substance is called retting. This fiber is then used for making jute cloth. ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पानी के अंदर रखा जाता है, फिर जो वो चीज़ जो फाइबर और जूट के प्लांट को इकट्ठे रख रही हैं उसको जो स्टिकी सब्सटेंस है उसको तोड़ने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम रेटिंग कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया लेदर की इंडस्ट्री में भी बड़ा ही यूज़ होता है। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री के अंदर जो एनिमल की स्किन होती है, एनिमल की खाल होती है, उसको डिफरेंट केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है कमर्शियल लेदर बनाने के लिए। दिस इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड विद अ सपोर्ट ऑफ सर्टन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज की मदद से होता है। लेदर प्रोड्यूस करने के जो प्रोसेस होता है उसको हम टैनिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से प्रैक्टिस टाइम आ गया। वेरी गुड। वो बैक्टीरिया का नाम बताना है जो दूध को दही में बना देता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ईस्ट जो हाउ इज़ ईस्ट यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस वाइन, अल्कोहल और एक्टिक एसिड को बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल यूजुअली कैसे होता है? ईस्ट जो होता है वो शुगर के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या कहते हैं उसको बना देता है अल्कोहल को। ठीक है, व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोके। विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस? पोलियो वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज़ होती है? पोलियो। वाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज राइजोबियम आर नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सर्स? राइजोबियम को नाइट्रोजन फिक्सर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन के फॉर्म में बनाते हैं। हार्मफुल, हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दो तरीके से हानिकारक होते हैं, बीमारियां या फिर वो फैलाते हैं या फिर वो खाना ख़राब करते हैं, है ना। देखते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ वगैरह रखते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस कौन होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंसानों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, जानवरों के अंदर बीमारियां फैलाएं। जो हमारी बॉडी होती है वो पैथोजेंस के अंदर तो ऑलमोस्ट मतलब हर वक्त ही पैथोजेंस से लड़ती रहती है। पैथोजेंस हर जगह होते हैं, हवा के अंदर भी होते हैं, खाना जो खाते हैं उसके अंदर भी होते हैं, पानी के अंदर भी होते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, इंसानों के अंदर जब हम पैथोजेंस आते हैं तो वो बीमारियां करते हैं, है ना। बीमारियां दो टाइप की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। देखिए, जो पैथोजेंस होते हैं वो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास भी जा सकते हैं, यस, थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है? जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक
जा पाए। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती है वो इन्फेक्शियस होती हैं। अदर वर्ड्स, ये डिजीज़ जो कम्यूटेड, जो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा पाए, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ की होती है क्लोरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती हैं वो हवा के थ्रू भी हो सकती है, खाने के थ्रू भी हो सकती है। और चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हवा के थ्रू कैसे? मान लो आप बैठे और आपके साइड पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है। अगर वो हवा के अंदर खांस दे, छींक दे, वही हवा आप ब्रीथ कर लो, डिजीज़ हो जाएगी थ्रू फूड। अच्छा, मान लो कोई खाना है जिसको उसने छू लिया, तो उसके जो पैथोजेंस है वो खाने के अंदर आ जाएंगे, आप खाओगे उससे आपके अंदर आ जाएंगे। वाटर, पानी कैसे? जो पानी गलती से उसने पी लिया वो आप पी लो, या फिर वाटर इन फूड भी, खाने के अंदर भी तो पानी हो ही सकता है ना। क्या पता वो इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर बर्तन धोए हो, है ना, तो फिर उसमें से उस जिस बर्तन के अंदर आपने खाना रखा, जो पानी लगा रह गया वो पानी खाने के अंदर आ गया, है ना। एनिमल्स के थ्रू भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकते हैं। कहते हैं ना जो गली के जानवर होते हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहो, जो आवारा होते हैं, ना, क्योंकि उनके अंदर सब बहुत सारी बीमारियाँ। तो बाय टच डायरेक्ट भी हो सकता है, इंडायरेक्ट होती है। हेलो हाय की हो, हेलो की हो, पैथोजेंस आगे, बेड़ा गर्ग, है ना। और या फिर मान लो एक टावल रखा था आपका, एक आपकी फैमिली का एक टावल है, उस बंदे ने पहले उस टावल से हाथ अपने पहुँचे, फिर आपने उससे पहुँच लिए, चलो जी हो गया फिर से पैथोजेंस का काम। बात क्या है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ इन सभी चीज़ों से कम्यूट कर सकती हैं। ओके, बाय एयर, हवा के थ्रू कैसे? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज़ करे, छींके, खांसे, तो पैथोजेंस ना मॉइस्चर के थ्रू आ जाते हैं हवा में। ये जो अनइन्फेक्टेड पर्सन होता है वो भी इन्फेक्टेड बन जाता है जब वो इस नमी को अंदर ले ले, इसीलिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहा जाता है इसको। डिजीज़ जो कि हवा के द्वारा होती हैं वो कॉमन कोल्ड, मिसलिस और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आप अक्सर एक वर्ड सुनेंगे इस चैप्टर के अंदर, विच इज़ कंटेमिनेटेड यानी कि कोई गंदी चीज़, ठीक है, जिसके ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़ गया हो किसी चीज़ का, गंदी चीज़, ठीक है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इसके थ्रू भी हो सकता है, इनके अंदर भी पैथोजेंस होते हैं। हैंस अगर वो कोई खाना पीना जो कि एक हेल्थी लिविंग बीइंग खा लें, जिसको ऑलरेडी टच कर रखा है इन्फेक्टेड पर्सन ने, तो जो पैथोजेंस होते हैं वो कि आसानी से एंट्री कर लेंगे, अपनी ग्रैंड एंट्री कर लेंगे आपकी बॉडी में और डिजीज़ स्प्रेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, इसकी कंटेमिनेटेड फूड से कौन से डिजीज़ होते हैं? क्लोरिया और टाइफाइड। नेक्स्ट, अच्छा, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि भाई बारिश हो रही थी, है ना, बारिश के अंदर बच्चे खेल रहे थे, भाई उसको तो खेलते खेलते टाइफाइड हो गया, है ना, कि भाई वो खेल रहा था उसको टाइफाइड हो गया। क्यों? क्योंकि वो कंटेमिनेटेड वाटर ही है जो ऊपर से पानी आ रहा है ना। क्या पता वो किसी स्ट्रीट लैम्प के थ्रू आ रहा है। हवा के अंदर भी अभी हमने पढ़ा पैथोजेंस होते हैं, तो क्या पता हवा में से ही पैथोजेंस उस वाटर ड्रॉपलेट में आ गए हो, वो आपके आ गया, है ना, आपकी स्किन ने अब्जॉर्ब कर लिया, आपके मुंह में चले गया, है ना, इस टाइप से। टच, छूने में देखिए, नोकिया कनेक्टेड पीपल, है ना, सच में कनेक्ट हो गया है वो, उसके पैथोजेंस आपकी बॉडी से कनेक्ट हो चुके हैं। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट से जा सकते हैं, जैसे कि एथलीट फुट, ये टच के द्वारा होता है। कोरोना वायरस जो भी रिसेंटली आया था, धूम मचा के गया था, ठीक है, ये आया था, ये टच के द्वारा फैलता है। ठीक है, अच्छा, टच के द्वारा कैसे फैल सकता है? आप कहोगे कि भाई हमारी तो स्किन है, हम अपना मुंह नाक बंद रखेंगे। देखो, आपकी बॉडी के अंदर ना इनफाइनाइट होल्स हैं। कैसे? आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत सारे होल्स हैं। आपके स्किन के ऊपर जो पसीना निकलता है ना, वो जिन होल से निकलता है
उन होल्स के थ्रू भी आपके अंदर पैथोजेंस जा सकते हैं, ठीक है। बाय एनिमल्स एंड इंसेक्ट, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, देखते हैं। चलो, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि डिसीज़ को कैरी करते हैं अपने साथ, जैसे कि हाउस फ्लाई, मधुमक्खी तो नहीं होगी, मक्खियाँ जैसे हम कह लेते हैं घर के अंदर। जब हाउस फ्लाई मक्खियाँ किसी गंद के ऊपर बैठती हैं या फिर खाने के ऊपर बैठती है, इन्फेक्टेड मटेरियल के ऊपर बैठती हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, तो पैथोजेंस, या फिर देखो दो तरीके हैं। वैसे ही मक्खियाँ घर के अंदर 100 जगह से घूम के आती हैं, तो उनके ऊपर ऑलरेडी पैथोजेंस लग जाते होंगे, या फिर वो कचरे के ऊपर बैठी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर थोड़ा सा लग गई है ना, तो उनके पैथोजन ट्रांसफ़र हो गए। फिर अगर वो ट्रांसफ़र खाने के अंदर, वो खाने के ऊपर बैठ गई तो वो खाने के ऊपर चले गए, तो बस वो खाना आपने खा लिया तो आप इन्फेक्ट हो गए, ठीक है। मतलब कि सेफ्टी रखनी चाहिए आपको, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ से पैथोजेंस उड़ते उड़ते आ जाए। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जो स्ट्रीट के ऊपर अनकवर्ड फूड जो बिक रहा होता है उसको लेने से मना किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसको तो वैसे ही 100 लोग हाथ लगा के जाते हैं कि हाँ भाई ज़रा देख लेते हैं पकड़ के कैसा है, तो और उसके अंदर उसके पैथोजेंस आपके अंदर आगे मक्खियाँ हो रही होती, गायें वगैरह घूम रही होती हैं, शॉपकीपर होता है वही वैसे बड़ा अनहाइजीनिक होता है, उसका पसीना पसूना लग जाए क्या पता, ठीक है। डिसीज़ जो कि हाउस फ्लाई के द्वारा होती हैं वो है टाइफाइड, क्लोरिया, डिस्टेंट। अच्छा, अब हम बात करेंगे मलेरिया और डेंगू के बारे में। एक और एग्जाम्पल है कैरियर। कैरियर क्या होता है? कैरियर यानी कि डिजीज़ का कैरियर, बीमारी को कैरी करने वाला। एक और है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। मादा एनोफिलिस मच्छर जो होता है वो क्या करता है, जिसके अंदर मलेरिया होता है, मलेरिया की बीमारी होती है, ठीक है। मलेरिया बीमारी प्लाज्मोडियम पैरासाइट के अंदर होती है जो कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर होती हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम होता है वो एक प्रोटोजोआ ही है, ठीक है। जब मस्कीटो मलेरिया वाला जब मस्कीटो किसी मलेरिया वाले बंदे को वो करता है, उसके ऊपर वो बैठ जाता है, उसका सक कर लेता है उसके अंदर, तो मस्कीटो वो पैरासाइट को भी सक कर लेता है। फिर जब मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है वो उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए सिमिलरली फीमेल एंडीज मस्कीटो डेंगू करती है, ठीक है। आपको ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको मस्कीटो तो पता ही है, मस्कीटो काट लो, याद रख लो कि सभी जो लेडीज़ है जो जितनी भी हैं वो बीमारियाँ फैला रही हैं, तो फीमेल को कट कर दो, एंडीज़ और एनोफिलिस को याद रख लो, ठीक है। ये देखिए, ये एक टेबल है जो कि हमको बता रहा है कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। देखते हैं, चलो कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी सबसे पहले है हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस, मेल्सिन्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस और मेल्सिस होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं जो कि हवा के साथ ट्रांसफ़र होता है। मेलेसिस वायरस के द्वारा होती है जो कि हवा से ट्रांसफ़र होता है। चिकन पॉक्स भी एक वायरस के द्वारा होती है जो कि हवा और छूने से होता है। पोलियो एक वायरस होता है जो कि हवा और पानी के द्वारा होता है, ठीक है। और इनका रोका कैसे जाए? इन चारों का जो ये ग्रुप है इनको कैसे रोका जाए? वैक्सीनेशन या फिर बचपन में ही हो जानी चाहिए, या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट कर देना चाहिए, दूर रहो जाए सभी लोगों से, कि भाई वो किसी चीज़ को टच खासा ना करे, ठीक है, जिससे उनकी बीमारी आइसोलेशन के अंदर हो जाए वो। नेक्स्ट ग्रुप है क्लोरिया और टाइफाइड का। ये दोनों ही बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं और ये खाने या पानी के द्वारा होती हैं, या फिर पानी के द्वारा होती हैं, या फिर वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए इनको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर हमको फ्रेश, हाइजीनिक और कवर्ड खाना खाना चाहिए, और हमको साफ़ पानी पीना होगा। अब हमको क्या साफ़ पानी पिया, या फिर आप प्योरीफायर के द्वारा पानी पीजिए, या फिर आप पानी को उबाल के पीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है और ये पानी से फैलता है। इसका क्या कह रहे हैं जी? या फिर वैक्सीनेशन ही करा लो अपनी।
या फिर हमको साफ़ पानी पीना चाहिए, बॉइल्ड पानी पीना चाहिए, प्योरीफाई शुद्ध पानी पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, मच्छर कैरियर के द्वारा, मच्छर। इसके लिए हमको मस्कीटो को ब्रीड होने से, ब्रीड यानी कि रिप्रोड्यूस होने से, हमको मच्छरों की पैदावार ना बढ़े, इसीलिए मच्छरों का जो ब्रीडिंग स्पॉट होता है ना, रिप्रोडक्टिव स्पॉट होता है जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे करते हैं? गंदे पानी के ऊपर, कूलर के अंदर, पॉट के अंदर, टायर, सो ऑन, टैंकरों के अंदर हमको गंदा पानी रहना चाहिए, जिससे वो पहली बात तो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, ब्रीड ही नहीं करेंगे, तो वो उनकी थोड़ी पैदावार कम होगी। और हमको प्रोटेक्शन रखनी चाहिए अपनी, सोते वक्त मस्कीटो नेट लगा लें हम, या फिर क्रीम्स रख ले घर पे, स्प्रेज रख लें हम, है ना, काला हिट। नेक्स्ट कोविड-19। कोविड-19 कोरोना वायरस छूने से फैलता है, हमको किसी भी सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, या फिर हमारे कोरोना वायरस को क्या करें, हमको सबसे पहले अपनी बॉडी को भी थोड़ा छूना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको वो हो रही है अपनी सुंदरता निहारने की, है ना, खुद की बॉडी को ज़रा टच नहीं करना चाहिए, खुद को सैनिटाइज करना चाहिए। कोरोना वायरस का तो आपको पता ही है, कोरोना वायरस का प्रिवेंटिव मेजर 2 साल हमने यही सुनते आए हैं ना कि कोरोना वायरस से कैसे बचें, हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन करें, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, है ना, हमको पता ही है कैसे करना है। नेक्स्ट है डिसीजेज इन एनिमल्स, जानवर। कई सारे पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस जो कि एनिमल्स के अंदर बीमारियां करते हैं, जैसे कि एंथ्रैक्स बड़ी ही सीरियस बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ह्यूमंस के अंदर भी और कैटल्स के अंदर भी, कैटल्स यानी कि गायें वगैरह। सिमिलरली एक और डिजीज़ है जिसको फुट एंड माउथ डिसीज़ कहते हैं, ये डिसीज़ कैटल्स के अंदर होती है एक वायरस के द्वारा। नेक्स्ट प्लांट के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, इनके अंदर भी बीमारियां होती हैं और ये बीमारियां पैदावार को रोकती हैं क्रॉप्स की। चलिए, सबसे पहला सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के द्वारा होता है और हवा के द्वारा फैलता है, इसके अंदर खट्टी चीज़ों के ऊपर होता है ये ज़्यादा, सिट्रस, नींबू, संतरा वगैरह के ऊपर। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट, फंगी के द्वारा होता है जो कि हवा के द्वारा या फिर बीजों के द्वारा फैलता है। इसके अंदर क्या होता है, मक्के के ऊपर नहीं, अनाज कनक के ऊपर ब्राउन सा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। नेक्स्ट है येलोवीन मोसैक इन लेडी फिंगर, भिंडी की बीमारी है ये जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा फैलती है, वायरस है ये एक, ठीक है। ऐसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्टली अब हम पढ़ेंगे वो बीमारियां जो कि स्पॉइल्ड फूड के द्वारा होती हैं। हमने सुना है ना कि भाई हमने उस पार्टी के अंदर गए, हमने खाना खाया, आते ही उल्टियाँ होनी शुरू हो गई, या फिर हमने बैठे बैठे कोई खाना खाया, हमको उल्टियाँ लग गई, खाना खाने के बाद बीमार हो जाते हैं, उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। कभी कभार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के अंदर होते हैं जो कि हमको फूड पॉइजनिंग करते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग बीमारी होती है, डिजीज़ होती है जो कि हमको स्पॉइल्ड ख़राब खाना खाने से होती है। स्पॉइल्ड फूड के अंदर पैथोजेंस होते हैं या फिर टॉक्सिन्स होते हैं। कुछ लोग शायद इतने कोई सिम्टम्स ना दिखाए इसके, बट अदर हैंड कुछ लोग फूड पॉइजनिंग के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखाते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, उल्टियाँ होना, डायरिया होना। अगर हम एडिक्वेट स्टेप्स लें, ठीक है सर, एडिक्वेट स्टेप्स ना लें तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है और आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। अब हमने पढ़ तो लिया भी कैसे करें, पर अब खाने को बचाए कैसे, यही अब हम पढ़ते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को बचा के रखना, इसीलिए खाने के प्रेजर्वेशन का मतलब होता है खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना, इंसेक्ट से बचा के रखना। रोडेंट्स मतलब कि आपके चूहे हो गए, है ना, और सो ऑन। प्रेजर्वेशन ऑफ फूड एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम खाने को बचाया जाता है स्पॉइल करने से पहले। केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन केमिकल्स का, उनको प्रेजर्वेटिव्स कहते हैं, जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है खाने को बचाने के लिए। हम प्रिजर्व कर सकते हैं खाने को डिफरेंट वेज़ में। यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 7 तरीके बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहला नमक का।
हम कॉमन सॉल्ट को भी कई आइटम्स में यूज़ करते हैं जो कि मॉइस्चर। अच्छा, अब आप एक याद रखिए, मॉइस्चर्स इक्वल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। जहाँ पर नमी है, जहाँ पर गर्मी है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, जहाँ पर सूखा है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। जो नमक होता है वो पानी को कम कर देता है, ठीक है, पानी को कम कर देता है। खाना बनाने वक्त आप क्या देखते होंगे कि टमाटर के इमीडिएटली बाद हम नमक डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम टमाटर डालते हैं खाने के अंदर, खाना बनाते वक्त तड़के में, तो नमक डाल देते हैं जिससे टमाटर का सारा पानी छूट जाता है, ठीक है। इसीलिए जो फूड आइटम्स होती हैं वो मॉइस्चर से नहीं रहती, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अटैक नहीं कर पाते, ठीक है। इस मेथड को सॉल्टिंग कहते हैं। सॉल्टिंग मीट के अंदर यूज़ होती है, मछली के अंदर यूज़ होती हैं, आंवला हो गया, कच्चा आम हो गया, कच्चा आम है ना, इमली हो गई, या फिर अचार के अंदर भी सॉल्ट लगाया जाता है ना, ठीक है। शुगर, चीनी भी मॉइस्चर को कम करती है, ठीक है। और अगर कम पानी होगा तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये खाने को स्पॉइल करने से मदद करता है। चीनी का इस्तेमाल किया जाता है जैम, जेलीज़ और स्क्वैशेस के अंदर। स्क्वैशेस भी एक टाइप का होता है। ऑयल और विनेगर, तेल और सिरके के द्वारा भी हो सकता है हम खाने का बचाव। कैसे? ऑयल एक बड़ा ही कॉमन प्रिजर्वेशन है अचार के लिए। ऑयल जो होता है वो एयर का कांटेक्ट बंद कर देता है, ठीक है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एयर भी नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? रस्टिंग का प्रोसेस हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। ये एक आयरन का पीस है, इसके ऊपर हमने ऑयलिंग कर दी। ऑयलिंग एक बैरियर बना देगा जिससे हवा अंदर आ नहीं पाएगी, ठीक है। हम विनेगर भी यूज़ किया जाता है खीरे के अंदर, ठीक है, मिर्चियों के अंदर। विनेगर से जो इन्वायरमेंट है वही दरअसल थोड़ा ख़राब सा हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये क्या कह रहा है? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हमने देखा होगा कि दूध को हम पहले गर्म करते हैं, है ना, लेने से पहले हम अपने अंदर। तो दूध को जब हम बॉईल करते हैं तो उस समय सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल जाते हैं। एक पेस्चराइजेशन का मेथड होता है जिसको ल्यूइस पास्चर जी ने डिस्कवर किया था, ठीक है, ल्यूइस पास्चर जी। इस मेथड के अंदर क्या बताया था उन्होंने कि जो दूध होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड्स तक गर्म करो और फिर जल्द से ठंडा कर दो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस चेंज को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और वहीं पे वहीं पे तबाह हो जाएंगे। नेक्स्ट, APT स्टोरेज एंड पैकेजिंग, अच्छे से पैकिंग करना। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ये आइटम्स होती हैं जिनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में सील करके रखते हैं, ठीक है। इन कंटेनर्स के अंदर ये एक वैक्यूम बना देते हैं जिसके अंदर हवा ना पानी का आना जाना हो सकता है और माइक्रोऑर्गेनिज्म वहीं पे मर जाते हैं। वैक्यूम क्या होती है? वो एरिया जहाँ पर हवा ना हो वो वैक्यूम होती है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है विच इज़ बाय एडिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोनेट, सोडियम इम्फेसलराइड, ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है जो कि खाने के अंदर डाले जाते हैं जैसे कि जैम, सैलेड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर, जिससे वो बच्चा है। यहाँ पे हमारा चैप्टर बड़े ही सुंदर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिस टाइम 3 हम कंप्लीट कर देते हैं जिसके अंदर हमको बेसिकली बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि मैच का ट्यूबरक्लोसिस हमारी हवा के द्वारा होती है जी स्प्रेड। कोरोना वायरस ये हमने पढ़ा टच के द्वारा होती है। हेपेटाइटिस ए पानी के द्वारा होती हैं। फूड पॉइजनिंग किससे होती है? ख़राब खाना खाने से। और विनेगर एक प्रिजर्वेटिव है। दिस वाज अवर चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।